नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यूकेरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें पढ़ा है कि क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। फिर भी इसमें इसके साइटोप्लाज्म में यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सिर्फ मेनली मेम्ब्रेन्स ही प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन्स के अंदर मैट्रिक्स फिल्ड होती है, तो उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिर एंडोमेम्ब्रेन। वो सारी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो फिर मिलकर क्या बनाएंगी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER ये प्रेजेंट होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि मेनली इनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है एक, उसके बीच में मैट्रिक्स फिल्ड रहती है, यही होता है सिंपली इसके स्ट्रक्चर में। इसमें फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म था वो सबसे पहले दिया साइंटिस्ट कीथ पॉटर ने इन 1953। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे ये कोई सेल है, सेल का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सिस्टम्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो फैली रहती हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नॉर्मली सारी सेल्स में यूजुअली ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेप्ट RBCs ऑफ मैमल्स। RBCs में नहीं होता, क्योंकि RBCs का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ब्लड। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड RBCs के अंदर आ पाए, इसलिए बहुत सी स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स RBCs में एब्सेंट होती हैं। लाइक न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होती हैं। सिर्फ मेन साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है RBCs में, जिसके अंदर फिर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आ सकती है। तो RBCs में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती हैं, एग्स में एब्सेंट होती हैं, एंड एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती हैं उनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में मिलती है, यानी 3 टाइप से ये मिल सकती है आपको। फर्स्ट सिस्टर्नी, सेकंड वेसिकल्स एंड थर्ड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी होती हैं फ्लैटेंड, एलोंगेटेड, अनब्रांच्ड सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड रहती हैं। जैसे इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है, तो उसमें ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि कैसे ट्यूब लाइक हैं, ट्यूब्स हैं ये लंबे लंबे, पर ऐसा ट्यूब्स नहीं होते, ये फ्लैट सेक्स होते हैं। लाइक ये है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। ये इसका अपन सामने से देखेंगे तो ये सामने से ऐसे दिखेगा, ये पतला, और ये होगा पूरा फ्लैटेंड सेक, अनब्रांच्ड। जैसे बैग है, तो ये कैसे अरेंज रहते हैं, जैसे बैग्स को अपन रख दें एक के ऊपर एक, वैसे ही ये जो सिस्टर्नी है ये अरेंज रहती है, सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। कैसी होती हैं, ऐसे लंबी ट्यूब्स नहीं होती, ये अपन को सामने से देखने पर लंबी दिखेंगी, अगर ऊपर से देखेंगे इनको तो फिर ये कैसे दिखेंगी, पाउच या बैग लाइक दिखेंगी। जैसे पाउचेस को एक के ऊपर एक अरेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, तो वैसे ही सिस्टर्नी क्या होती है, एक के ऊपर एक अरेंज रहती हैं। और मेनली कैसी होती हैं, इन पे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं ज़्यादातर, कॉमनली। सेकंड वेसिकल्स। वेसिकल्स होते हैं फिर राउंड स्ट्रक्चर्स, इसमें मेम्ब्रेन होती है और अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। इसमें अब जनरली राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सिस्टर्नी में तो जनरल केस में प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स में एब्सेंट होंगे। ट्यूब्यूल्स होती हैं ब्रांच्ड एंड इरेगुलर। अब ये होती हैं ट्यूब्स, ये तो थे सेक्स, ये क्या है, ट्यूब्स। ट्यूब्स होती हैं जो ब्रांच हो सकती हैं और इरेगुलर हो सकती हैं, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, ब्रांचेस ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, तो इरेगुलर शेप होता है। अब इन पे राइबोसोम प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स देखें तो कितने टाइप्स की हो जाएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स
टू टाइप्स की हो जाएंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER। तो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तब उसको कहेंगे रफ, क्योंकि उसका सरफेस हो जाएगा फिर रफ, और अगर एब्सेंट है तब उसको कहेंगे स्मूथ। जैसे ये है तो इस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है तो इसका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ। फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें एक तो राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे और साथ में इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगी, मेन वेसिकल्स होंगी एंड ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होंगी। सिस्टर्नी इसमें एब्सेंट होती है, यानी ऐसी सिस्टर्नी नहीं होती जिस पे राइबोसोम्स एब्सेंट हो। अब राइबोसोम्स का फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब राइबोसोम्स हैं ही नहीं इस पर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करेगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करेगी तो कुछ और काम करेगी। क्या काम करेगी, ये सिंथेसाइज करेगी लिपिड्स को, लिपिड्स या स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी क्या है, टाइप्स ऑफ लिपिड्स ही हैं, पढ़ चुके हैं पहले। तो इनके सिंथेसिस का फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये फिर किन सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगी, तो ऐसी सेल्स जो स्टीरॉइड्स या लिपिड्स सीक्रेट करती हैं, जो बनाती है क्या है जो सेल्स का फंक्शन ही होता है टू सीक्रेट लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स, उन सेल्स में ये फिर ज़्यादा अमाउंट में होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड एंड स्टीरॉइड फॉर्म हो सके उनके अंदर। अब ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स को सीक्रेट करती हैं, लिवर सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं या मसल सेल्स हैं, इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। अब जो मसल्स है, मसल सेल्स, इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है उसको स्पेशल नेम दे दिया, क्या कहा उसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस पे प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स और इनमें मेनली होंगी सिस्टर्नी और थोड़े अमाउंट में होंगे फिर ट्यूब्यूल्स। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन हो जाएगा। और ये कौन सी सेल्स में ज़्यादा मिलेंगी, जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कर रही हैं, प्रोटीन सीक्रेशन का फंक्शन कर रही हैं, उनमें ज़्यादा मिलेंगी। तो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं उनमें ये ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं कहाँ पे मिलती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पूरा अपना एलिमेंट्री कैनाल है या जो स्टमक इंटेस्टाइन है, इनमें मिलती हैं, स्किन में मिलती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, यूटेरस में एंड अदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों आपस में अटैच्ड होते हैं। जैसे प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा, जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, तो न्यूक्लियस के साइड पर क्या प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादातर सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं और सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे अटैच रहती है, न्यूक्लियस से अटैच रहती है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड तो न्यूक्लियस से अटैच्ड है और दूसरी साइड ये किससे अटैच्ड होगी, दूसरी साइड पे प्रेजेंट होंगे वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो यानी ये किससे अटैच होगी, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर किससे अटैच होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगी। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन अटैच्ड है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी अटैच्ड हो सकती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अब पूरा नेटवर्क बना रही है साइटोप्लाज्म में फैलकर, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती हैं सेल को। सेकंड, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हेल्प करती हैं। पूरी सेल में फैली हुई हैं, तो एक पार्ट में कोई चीज़ सिंथेसाइज हुई उसके दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का काम करती हैं। थर्ड, ये प्रोटीन्स बना रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, तो इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। तो ये इनके फंक्शन है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में प्रेजेंट है, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में हेल्प करती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। यानी मसल्स है, मसल्स का फंक्शन क्या होता है, टू मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल सेल्स में, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे करती हैं, रिलीज एंड अपटेक, कैल्शियम आयन को रिलीज कर देंगी या अपटेक कर लेंगे, उनको दोबारा अपने अंदर ले लेंगे। इसके बेसिस पे जो मसल सेल है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर रिलैक्स होगी। नाउ सेकंड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का कंपोनेंट जो है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने इन 1898। किसमें, नर्व सेल्स ऑफ आउल, आउल की नर्व सेल्स में देखा था इन्होंने सबसे पहले। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उनमें मेनली 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स प्रेजेंट थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वैसे ही गोल्जी अपैरेटस में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी बॉडी में कितनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, 4 थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, 4 फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स प्लस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ पर ट्यूब्यूल्स को भी ऐड कर देना। अब ये क्या है, एक गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कह क्यों रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल इसमें कुछ चीज़ नहीं होती, अरेंजमेंट होती है मोर देन वन थिंग्स का। तो इसमें सिस्टर्नी भी प्रेजेंट हैं, वेसिकल्स भी, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, वेसिकल्स भी प्रेजेंट हैं एंड ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखें अपन तो 2 फेसेस होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बन गया ये, यहाँ से तो कैसा है, ऐसा, ऊपर से यूं, तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया ये, इसमें 2 फेस हो गए, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस। तो जो ऊपर वाला फेस होता है वो होता है कॉनकेव फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। ये तो है मैच्योरिंग फेस एंड ये होता है कॉन्वेक्स फेस या फिर सिस फेस। ये ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस और ये फॉर्मिंग फेस। यानी नीचे के साइड से जो न्यू, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब कहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट करता है, नीचे के साइड से, यहाँ से बनता है। तो ये इसकी लेंथ भी क्या होती है, कम होती है, छोटा होता है कंपेरेटिवली। यहाँ वाला ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस या प्रिसिस फेस। होता है कैसा है, ये कॉन्वेक्स होता है और ऊपर की साइड पर जैसे जैसे बनता जाता है वैसे मैच्योर होता जाता है। तो ऊपर की साइड पर आते आते तो साइज में बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस। तो ये यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा शुरू किया हुआ है, ऐसे मत बनाना, इसको यहाँ पे छोटा बनाना एंड यहाँ पे बड़ा बनाना, ठीक है। तो ये वाला फेस जो हो जाएगा वो होगा सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस और ये वाला हो जाएगा ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। अब ये है तो एनिमल सेल्स जो होती हैं उसमें ये ऐसे कैसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और न्यूक्लियस के पास अरेंज रहते हैं। पर जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें ये ऐसे अरेंज नहीं होते, इसमें ये इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट साइटोप्लाज्म में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एक सिस्टर्नी अलग, फिर 2 सिस्टर्नी अलग, या वेसिकल्स अलग, वैक्यूल्स अलग, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो फिर तब उस केस में उनको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं कहते। फंक्शन क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, पैक करता है, सीक्रेट करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, जो भी चीज़ सिंथेसाइज हो गई उसको। जैसे मान लो लिपिड सिंथेसाइज हो गए तो लिपिड कहाँ पहुँच जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, लिपिड बनाया, वो कहाँ पहुँच जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पहले सिस फेस में ट्रैवल करेगा ट्रांस फेस तक, फिर ट्रांस फेस से वेसिकल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, जहाँ भी सेल के जिस भी पार्ट में उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाएगा। तो एक तो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ले लेते हैं चीज़ों को, कलेक्ट करके रखते हैं, पैक कर देते हैं उनको, सीक्रेट कर देते हैं फिर टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत होती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जो भी प्रोटीन्स या लिपिड सिंथेसाइज होते हैं रफ या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू वो चल जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आकर अरेंज हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं,
सिस्टर्नी से मिल जाती हैं और सिस फेस बनाती हैं। फिर वो जो भी सब्सटेंस है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है उसकी, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। फिर वो ट्रांसफेस तक पहुँच जाता है। फिर ट्रांसफेस से सीक्रेटरी वेसिकल्स निकलती हैं जो उसको फिर जो भी ऑर्गन जो भी पार्ट सेल का जहाँ तक उसे को पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा देती हैं।